गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सीमा नरवाल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो साइंस का पेपर है वो किस टाइप का पेपर होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, या किस टाइप के क्वेश्चन में भी पॉसिबल एग्जाम में आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो आपका साइंस का पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा इस बार, ठीक है। टोटल 40 मार्क्स का आपका सीबीएसई का साइंस का पेपर होना है। इसके अंदर 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। जो ए सेक्शन होगा उसके अंदर 7 क्वेश्चन होंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इस टाइप के, जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं इस तरीके से। क्वेश्चन सभी करने हैं, इंटरनल चॉइस आपकी हो सकती है किसी एक या 2 क्वेश्चन में, पर वो और में लिखा होगा, आपने उनमें से एक को करना है, ठीक है। क्वेश्चन बी है, उसमें आपके 6 पार्ट होंगे 3-3 मार्क्स के, ठीक है। 6 क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन बी में, और कितने होंगे 18 मार्क्स के, ठीक है। और जो सी है 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, बी में 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और सेक्शन सी 2 क्वेश्चन होंगे आपके केस स्टडी, और जो होंगे 4 मार्क्स के, मतलब 4-4 नंबर के 8 क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। तो आपका कितना बन गया 40 हो गया। ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके केस स्टडी आएगा, मतलब कोई भी एक प्रॉब्लम होगी आपकी वो दी होगी, उसके बेसिस पर 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, और केस स्टडी भी आपके जो चैप्टर इन्वॉल्व है उसी के अंदर से आएगा, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार फाइनल में कौन से चैप्टर आपके हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं आ रहे, उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर आने हैं, ठीक है। इस 40 में आपका सबसे पहले 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो आपका आएगा होमोलोगस सीरीज तक, हाफ चैप्टर है, उससे अगला पार्ट आपका नहीं आएगा। उसके अलावा चैप्टर 5th है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वो कंप्लीट चैप्टर आपका आएगा। चैप्टर 8th है रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कंप्लीट चैप्टर आएगा। चैप्टर 9th है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें से इवोल्यूशन वाला पोर्शन कटा हुआ है, हेरिडिटी आएगा आपका। उसके बाद चैप्टर 12th इलेक्ट्रिसिटी, कंप्लीट चैप्टर आएगा आपका। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो भी आपका मैक्सिमम कंप्लीट ही आएगा, सिर्फ लास्ट का पोर्शन है जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर वाला, जनरेटर वाला, वो नहीं आएगा। उससे पहले आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वहाँ तक आपका सारा आएगा, इंड्यूस करंट तक, ठीक है। उसके अलावा आपका चैप्टर है 15 आवर इन्वायरमेंट, वो भी आपका कंप्लीट चैप्टर आएगा। ये आपका सिलेबस है, इस तरीके का आपका पेपर का स्टाइल रहेगा, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन में ए पार्ट में 7 क्वेश्चन होंगे आपके जो 2 मार्क्स के होंगे, बी पार्ट में आपके 6 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के होंगे, और सी पार्ट में आपके 2 क्वेश्चन होंगे जो 4-4 मार्क्स के होंगे। तो ये आपका पैटर्न रहेगा, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है अब हम थोड़ा सा उसकी रिवीजन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं और आपने कैसे उनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा बोर्ड पे कि मेक 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C5H12। तो व्हाट डू यू कॉल डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपका 4th चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसने पूछा है कि आपका एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ C5H12, तो इसके कौन से पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, आपने यानी कि इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उनका नाम भी लिखना है और बताना उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो C5H12 अगर याद हो, हमने पढ़ा था आइसोमर्स, पढ़ा था कि आइसोमर्स क्या होते हैं, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज नोन एज आइसोमर्स। तो ये हमारे जो C5 है H12 है, उसके आइसोमर्स देखते हैं कितने बनेंगे। हमारे पास क्या है, हम 5 कार्बन को ऐसे लाइन में लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनको हम क्या देंगे, हाइड्रोजन CH2 CH2 और
CH3। हमने पढ़ा है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन के साथ, 1 इसके साथ, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। सेकेंड में 2 इसने कार्बन के साथ बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, CH2, ये भी CH2 और ये क्या हो गया CH3। तो ये नॉर्मल चेन है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एन पेंटेन। इसका नाम क्या है? एन पेंटेन। ये एक स्ट्रक्चर हमारा बन गया। सेकेंड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि हम 4 कार्बन को एक लाइन में लिखें और एक कार्बन को एज अ हम साइड में चेन के रूप में एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिख सकते हैं। अब इनको हम हाइड्रोजन देंगे, इसको मिलेंगे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन को 1 2 3 बॉन्ड इसके कार्बन के साथ है तो इसको एक ही हाइड्रोजन मिलेगा CH, इसको मिलेंगे 3 हाइड्रोजन CH2 CH3, इसको मिलेंगे 3। अब देखो 3 3 6 9 10 11 12, तो इसमें भी कितने 12 हाइड्रोजन और 5 कार्बन। नेमिंग करो 1 2 3 4 और 5। अब इसके 2 नेम हो सकते हैं, कॉमन नेम होता है, एक IUPAC नेम होता है, दोनों हमने सिखाए हुए हैं। तो इसका कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन। अगर आपके सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आइसो। 5 कार्बन है तो इसका नाम बनेगा आइसोपेंटेन और इसका कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम। तो हमने इसने पूछा था इसके 2 स्ट्रक्चर बनाओ, हमने इसके 2 स्ट्रक्चर बना दिए। ठीक है, इसका IUPAC नेम भी हम लिख सकते हैं। 2 के ऊपर हमारा प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल, तो इसका नेम होगा 2 मिथाइल। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन गया? ब्यूटेन। ये होगा इसका IUPAC नेम। तो इसने क्वेश्चन पूछा था मेक 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ये एक हो गया, ये हो गया दूसरा, हमने 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बना दिए। वैसे इसका तीसरा भी बन सकता है। तीसरा कैसे? मान लो एग्जामिनर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ले कि 3 स्ट्रक्चर बनाओ, तो तीसरा स्ट्रक्चर कैसे होगा? 3 कार्बन को ऐसे लाइन में लगाओ, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, सबको हाइड्रोजन दो, CH3 CH3 CH3। अब हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इनको 3 हाइड्रोजन मिल गए, एक कार्बन के साथ है। बीच वाले के चारों बॉन्ड किसके साथ बन गए? कार्बन के साथ, इसलिए इसको कोई हाइड्रोजन नहीं मिला। इसको बोलते हैं 1 2 3 नियोपेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है, ये इसका कॉमन नेम है, इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। क्लियर है? और इसका IUPAC नेम कैसे करेंगे? 1 2 2 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो 2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई, तो इसका नाम होगा 2 2 डाई मिथाइल। और 3 के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन गया? प्रोपेन। ये 3 स्ट्रक्चर बन गए हैं इसके। इसने 2 पूछे थे इसलिए हम पहले 2 ही बनाएंगे, ये थर्ड वैसे बता दिया, अगर एग्जामिनर आगे पूछ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में पूछा है कि इन डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, तो आपने सेकंड क्वेश्चन में इसका आंसर लिखना है आइसोमर्स। ये क्या होंगे आपके? आइसोमर्स, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट है, तो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है एलिमेंट की, क्वेश्चन नंबर 2 2 8 8 2। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये 5th चैप्टर से है और इसका क्वेश्चन इसी टाइप का बनेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट X इज गिवन। एक एलिमेंट है X, उसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है। इसने पूछा है कि इसका पीरियड बताओ और ग्रुप। तो सबसे पहले पीरियड के लिए देखो इसमें कितने सेल है? K L M N, तो 1 2 3 4, ये N सेल में है तो इसमें इसका पीरियड क्या होगा? 4। पीरियड ऑफ X एलिमेंट क्या बनेगा? 4। ये क्लियर है? कोई डाउट? अब सेकेंड इसने पूछा है इसका ग्रुप बताओ। ठीक है, अब देखो लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 2, तो जिसके लास्ट सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका ग्रुप होता है, तो इसका ग्रुप क्या होगा पीरियोडिक टेबल में? 2, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है ये? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और हम ये भी देख सकते हैं टोटल चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 18 और
20, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? कैल्शियम। कौन सा एलिमेंट है ये? कैल्शियम। ठीक है, क्लियर? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्लियर है? ये कौन सा एलिमेंट हो गया आपका? कैल्शियम। आगे इसने पूछा है इसी क्वेश्चन में द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी थी, पीरियड बताओ, ग्रुप बताओ एंड आल्सो इसकी वैलेंसी। अब वैलेंसी हमने बताया था कि वैलेंसी क्या होती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट सेल इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंसी आपकी मैक्सिमम 4 हो सकती है। उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी 5 भी है, 7 भी है, वो वेरिएबल वैलेंसी में आता है। तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएगी? इसकी वैलेंसी 2। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो ये जो एलिमेंट है इसका पीरियड क्या होगा? 4th, ग्रुप क्या होगा? 2। ठीक है, और एलिमेंट कौन सा होगा? ये कैल्शियम, और वैलेंसी क्या होगी इसकी? 2। क्लियर? नेक्स्ट है इसका थर्ड क्वेश्चन, व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूस व्हाट विल हैपन टू डीएनए। कि जब एक सेल रिप्रोड्यूस होती है तो डीएनए का क्या होता है? ठीक है, हमें पता है जब रिप्रोडक्शन होती है तो डीएनए रेप्लिकेट्स इट्स कॉपी, वो अपनी एक कॉपी बना लेता है एंड दिस कॉपी ऑक्यूपाई द सेलुलर सेपरेट एपरेटस। तो अपने लिए क्या है? एक जगह बना लेती है जिसको हम बोलते हैं सेलुलर एपरेटस। ठीक है, आफ्टर मेकिंग द सेलुलर एपरेटस डीएनए डिटैच फ्रॉम द ओरिजिनल कॉपी। समझ में आ गया कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए क्या करता है? जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए मेक इट्स ओन कॉपी, ये अपनी एक कॉपी बना लेता है एंड क्रिएट्स इट्स ओन सेलुलर एपरेटस, और उस एपरेटस के अंदर डीएनए डिटैच फ्रॉम द ओरिजिनल डीएनए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, और ये आगे गिव राइज टू अ न्यू डॉटर सेल, और उससे क्या बनती है? एक नई डॉटर सेल। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट। उस प्लांट का नाम बताओ जिसके ऊपर मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो बताया था हमने कौन सा था? पी, गार्डन पी प्लांट। मतलब वो अपने गार्डन में काम कर रहा था और वो किसका प्लांट था? पी का, मटर का प्लांट था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज अ जीन। जीन क्या है आपका? जीएनए, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। किसका सेगमेंट होता है? डीएनए का। जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, और इसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। जीन इज कॉल्ड द जेनेटिक मटेरियल। इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, या डीएनए को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए के ऊपर आपके क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स occupy position on DNA. These are called the gene. इनको हम क्या बोलते हैं? जीन्स। क्लियर है? इन्हें पूछा था व्हाट इज अ जीन। तो जीन आर द क्या होते हैं आपके? सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या होते हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए, और डीएनए को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑन डीएनए विच इज कॉल्ड द जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग। ये फिगर दिया गया है, इसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। फिगर देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके किस में है? पैरेलल में। तो पहले हम इनको पैरेलल में ऐड करेंगे। तो पैरेलल में कैसे करते हैं? इसको R1 मान लो, इसको R2 और इसको R3। तो 1/RP क्या होगा आपका? 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/20 प्लस 1/20। तो ये क्या होगा? 20 एलसीएम
1 + 1 यानी कि 2/20, तो 1/10। ये आ गया अपना 1/RP। इसको उल्टा करेंगे तो RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 ओम। अब क्या होगा, ये दोनों मिलके इस फर्स्ट वाले के साथ किस में आ जाएंगे? सीरीज में। तो सीरीज में हम कैसे जोड़ते हैं? RS R1 + RP। R1 है 10 ओम और RP भी कितना आ गया आपका? 10 ओम। तो टोटल कितना आ जाएगा? 20 ओम। तो इसने पूछा था कि इस फिगर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो कितना आ जाएगा आपका? 20 ओम। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखो। नेक्स्ट है नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट कौन मेजर करता है? एमीटर। कौन मेजर करेगा? एमीटर। पहला पता चल गया कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है? एमीटर। ठीक है। नेक्स्ट इसने पूछा है हाउ डू वी कनेक्ट इट। हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं? अगर याद हो तो इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। नेक्स्ट पूछा है SI यूनिट टू मेजर द करंट। SI यूनिट कौन सी है इसकी? एम्पियर। करंट को मेजर करने की SI यूनिट क्या है? एम्पियर। क्लियर है? यस मैम। आगे इसने पूछा है डिफाइन द 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन इसने पूछी है। तो अब देखो 1 एम्पियर I क्या होता है हमारा? Q/T। Q यानी कि 1 कूलम, टाइम क्या है? 1 सेकेंड। ठीक है। When 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अगर आपका 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है तो उसको हम बोलते हैं 1 एम्पियर। ठीक है। When 1 कूलम चार्ज इज फ्लो through a circuit for 1 second, this is known as 1 ampere current. Clear है? Next question देखो, what are the factor on which magnetic field produced in a current carrying straight conductor? यानी कि अगर आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड है किस पर डिपेंड करेगा? हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है। फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन स्ट्रेट कंडक्टर, कि स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा कि हमें पता है जब करंट फ्लो होता है तो चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। दूसरा डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ कंडक्टर, कि वो जो पॉइंट है जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है वो डिस्टेंस कंडक्टर से कितनी दूर है। ठीक है। जैसे मान लो ये वायर है आपकी कॉपर वायर, हमने ऐसे एक वो लगाया था स्ट्रेट कंडक्टर, इसके अंदर से जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में जब मैग्नेटिक फील्ड जब करंट पास कर रहे थे स्ट्रेट वायर से स्ट्रेट कंडक्टर से तो इसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। दूसरा कि मान लो हमने इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना है और दूसरा किस पे? Q पे। तो इस पॉइंट से ये Q कितनी दूर है और P कितनी दूर है, तो जितना हम इससे दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? वीक। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर, कि कंडक्टर से हम जितना दूर चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर हैं विच अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। क्लियर है?
देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल एंड एक्सप्लेन। ये आपका चैप्टर नंबर 15 से है, ठीक है, आवर इन्वायरमेंट। तो इसने पूछा है कि जो हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल कैसे है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो हमें पता है सबसे पहले एनर्जी हमें किससे मिलती है, सन से लेते हैं। प्लांट को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर से प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स क्या होते हैं, नहीं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स को टॉप कार्निवर्स। देखो सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर को जो खाते हैं, यानी कि जो प्लांट्स को खाते हैं वो होते हैं आपके हर्बीवर्स, और हर्बीवर्स को जो खाते हैं वो कौन से होते हैं, कार्निवर्स, और जो इसको खाते हैं उसको हम बोलते हैं टॉप कार्निवर्स। जैसे हमने एग्जांपल लिया फूड चेन का, प्लांट्स किसको खाएगा, डियर। प्लांट्स को कौन खाएगा, डियर को कौन खाएगा, लॉयंस। ये आपकी फूड चेन है। स्टॉप करना एक बार, क्या है, इंडिकेट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। हमने देखा था इकोसिस्टम में सबसे पहले एनर्जी किससे मिलती है, प्लांट से जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर, और जो प्रोड्यूसर को यानी कि प्रोड्यूसर में सारे प्लांट आ जाते हैं, इनको जो कंज्यूम करते हैं वो होते हैं हर्बीवर्स, और हर्बीवर्स को कार्निवर्स और टॉप। तो जो हमारी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है लोअर लेवल टू हायर लेवल, और ये वापस रिवर्ट बैक नहीं होती, इसलिए इसको बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। हमारा एक ट्रायंगल वाला ये डायग्राम हमने देखा था, सबसे नीचे हमारे कौन से आते हैं, प्रोड्यूसर, उसके बाद हर्बीवर्स, ये इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। चुप हो जा, ये क्या आ जाएगा, सेकेंडरी, और ये क्या आ जाएगा आपका टर्सरी। तो ये हमारा एनर्जी का डायग्राम है जो लोअर लेवल से अपर लेवल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी रिवर्ट बैक। अगर मान लो प्रोड्यूसर ना हो तो जो आपके प्लांट्स ना हो, प्राइमरी कंज्यूमर क्या खाएंगे, ठीक है। अगर प्राइमरी कंज्यूमर ना हो तो सेकेंडरी कंज्यूमर को फूड अवेलेबल नहीं होगा। तो ये आपकी पूरी की पूरी फूड चेन है। अगर एक भी लेवल हमने हटा दिया तो पूरी की पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी नेवर कैन बी रिवर्ट बैक। इसलिए इसको बोलते हैं जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो क्या है हमारा, यूनिडायरेक्शनल। क्या है, यूनिडायरेक्शनल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का ग्राफ के बेस्ड में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, एक आपकी दी है वोल्टेज, दूसरा दिया हुआ है करंट। वोल्टेज की रीडिंग है 2.0 वोल्ट, 3, 4.5, 5.0 और 6। करंट देखो 0.08, 0.12, 0.50। यहाँ से अगर हम देखें, अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ओम्स लॉ पे होता है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो R क्या हो जाएगा, V अपॉन I। तो फर्स्ट में V अपॉन I निकालो, फर्स्ट R1 2.0 डिवाइड बाय 0.08। तो इस पॉइंट को आप कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा 20/8, क्योंकि ऊपर के नाम की एक 0, नीचे से 2 0। 10, 4, 2 0 बेटा 200 आएगा, ठीक है। 25, तो कितना आ गया, 25 ओम। कितना आएगा, 25 ओम R1। R2 भी निकालो, 3/0.12, इसके नाम की 100 लगाओ, 3 4 जा, ये भी कितना आ गया, 25 ओम।
R3 निकालो 4.5 और ये क्या है 0.15, तो ये हो जाएगा 3 जा 5 3 जा 90 और ये 30, कितना आ गया 30 ओम। इसी तरीके से इसको करो R4 को 5 ओवर ये था, तो इसके नाम का 100 आ जाएगा, तो कितना आ गया 25 ओम्स। R5 6 ओवर 24 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 25 ओम। तो इन सब में हम देखते हैं तो सबकी वैल्यू क्या आ रही है 25 ओम, एक वैल्यू यहाँ पर आ रही है आपकी 30 ओम, ठीक है। तो इसने पूछा था कि फाइंड विच वन ऑफ द अबव सेट ऑफ रीडिंग द ट्रेंड इज डिफरेंट, तो जो थर्ड वाली रीडिंग है इसका ट्रेंड क्या है डिफरेंट है, तो इस रीडिंग को हम रिजेक्ट कर सकते हैं फॉर प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। क्लियर है, ये इसने पूछा था। लास्ट क्वेश्चन है ये 9। अ पी प्लांट विद ब्लू फ्लावर, एक पी प्लांट है जिसके अंदर ब्लू फ्लावर है, with white flower small b with another pea plant with white flower b। तो इसने पूछा था what is the expected color in F1 generation, ठीक है। तो ब्लू कलर को इसने कैपिटल B से दिया है और वाइट कलर को उसने स्मॉल b से दिया, ठीक है। इनके जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या होगा B और B, ये देखो जो ये आपकी F1 जनरेशन होगी, ऑल प्लांट्स आर ब्लू। इसने पूछा था व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कलर इन F1 प्रोजेनी, तो F1 के अंदर ऑल प्लांट्स आपके क्या होंगे ब्लू, ऑल प्लांट्स आर ब्लू, ठीक है। इसने पूछा था व्हाट विल बी द प्रोपोजेनी इन F2, F2 क्या होगा F1 क्रॉस F1, इसको हम क्या बोलते हैं F2। तो F1 में क्या आपका B और B, इसकी क्रॉसिंग किससे होगी B और B से, क्रॉसिंग करवाओ B और B, B B, और एक केस आएगा आपका दोनों क्या होंगे स्मॉल b, यानी कि ये रेशो आपकी 3:1, यानी कि 3 प्लांट्स आपके ब्लू होंगे और एक क्या होगा वाइट, तो 3 प्लांट्स 3:1, या आप कह सकते हो 75:25। तो इसने पूछा था व्हाट विल बी द F2 प्रोपोजेनिक, क्या परसेंटेज रहेगी 25 और 75, या कह सकते हो 3:1। अगला पूछा स्टेट द रेशो ऑफ जीनोटाइप BB एंड BB इन F2 प्रोपोजेनिक, तो एक BB और एक BB सिर्फ एक ही है, तो इनकी रेशो क्या है 1, क्या रेशो रहेगी 1:1। इस तरीके से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्लियर है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपेयर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट्स। हमने बार मैग्नेट्स के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी देखा था और सोलेनॉइड के, तो आपको पता होना चाहिए सोलेनॉइड में क्या था, ये एक सिलेंड्रिकल, अगर हम कॉपर वायर को ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में रैप करते हैं अराउंड ए होलो सिलेंडर एंड अटैच विद द बैटरी, और जब इसके अंदर आपका करंट पास होता है तो आपको पता है इस कॉपर वायर के अंदर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, और जब इसका पैटर्न हमने ड्रॉ किया था, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका कौन सा है नेगेटिव, इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका इसके अंदर जो पैटर्न था मैग्नेटिक फील्ड का वो बिल्कुल सेम था
just like a bar magnet. मान लो ये आपका कौन सा है, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल। तो सोलेनॉइड के अंदर भी सेम टू पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, वन बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, सेकंड बिहेव लाइक अ साउथ पोल। तो आपकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स emerge from the north pole and merge to the south pole. ठीक है। और जब हम बार मैग्नेट का भी देखते हैं हम, उसके अंदर भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बिल्कुल सेम ऐसे होती है, क्लोज सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो दोनों के पैटर्न को जब हमने कंपेयर किया तो सोलेनॉइड का पैटर्न आल्सो सेम किसकी तरह था, बार मैग्नेट की तरह। तो इसमें यही पूछा है कि कंपेयर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। व्हेन वी कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सोलेनॉइड, इट जस्ट लुक लाइक एज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट। In solenoid, one point act as a north pole and second act as a south pole. And when it is suspended freely, it also suspended in north-south direction. But दोनों का magnetic field में different क्या है, जो solenoid है, its magnetic field will be vary. इसका magnetic field vary कर सकता है, alter कर सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। ठीक है। जबकि जो बार मैग्नेट होता है, देयर मैग्नेटिक फील्ड विल बी फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंज। मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट का है डज नॉट चेंज, बट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलेनॉइड कैन बी चेंज। इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर या सोलेनॉइड। क्लियर है। ये इसने पूछा था कि क्या डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट है लिस्ट एनी टू मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इसने टू मेथड पूछे हैं। तो हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप की होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसने पूछे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड के नाम बताओ। वैसे तो बहुत सारे हैं, आपका सबसे पहला कौन सा था, बाइनरी फिजन। फिजन था ना, फिजन भी आपका दो तरह का था, बाइनरी और मल्टीपल। फिजन में बाइनरी फिजन का एग्जांपल आप दे सकते हो, अमीबा, और मल्टीपल फिजन का क्या था, प्लाज्मोडियम। ये पूछा है इसने कि वट गिव द टू मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्या हो गया आपका फिजन, दूसरा आप दे सकते हो फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का कौन सा मेथड होगा आपका, स्पाइरोग्राफ। स्पाइरोग्राफ में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, फ्रेगमेंटेशन। अगला पूछा इसने एक्सप्लेन हाउ स्पाइरोग्रा रिप्रोड्यूस, ये पूछ लिया इसने। तो आप क्या लिखोगे, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, व्हेन वन मैच्योर सेल इज डिवाइडेड इनटू पीसीज। अगर वो पीसीज में डिवाइड हो जाती है तो एवरी पीसीज डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। दिस मेथड इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरोग्रा। क्लियर है। इसमें आप वो दूसरा भी ले सकते हो, फिजन के अलावा दूसरा मेथड हम बडिंग भी ले सकते हैं। बडिंग याद है किसमें होती थी, हाइड्रा में, इन विच अ स्मॉल बड इज डेवलप अराउंड अ फुल ऑर्गेनिज्म। दिस बड आफ्टर मेच्योरेशन डिटैच फ्रॉम दिस ओरिजिनल बड, ओरिजिनल स्पीसीज से डिटैच हो जाएगा एंड देन डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग। हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है कि हाइड्रा प्लांट के साइड में एक बड डेवलप हो जाता है। दिस
bird start to develop into new organism. After developing it detach from the mother cell and develop as a new organism. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। तो एसेक्सुअल मेथड के दो थे, फिजन और बडिंग, और इसने पूछा था कि स्पायरोग्रा की रिप्रोडक्शन किससे होती है, तो आप कौन सा मेथड लिखोगे? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच mature cell break down into number of pieces and every piece develop into new organism. This type of reproduction is known as the fragmentation. Clear है? Yes, ma'am. Next question है, what was the criteria used to classify, अच्छा, classify the following hydrocarbon. आपको हाइड्रोकार्बन दे दिए, आपने इनको क्लासीफाई करना है एल्केन में, एल्कीन में एंड एल्काइंस में, और इसने कहा कि आप इसके लिए कौन सा क्राइटेरिया लोगे। पहले हमें पता है जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी 3 चेन है, कौन कौन सी? एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। 3 जनरल फार्मूले हैं इनके। एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n+, और इसका होता है CnH2n-2। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। यहाँ पर n है वो होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि कौन सा एल्केन में आएगा, कौन सा एल्कीन में, कौन सा एल्काइन में। अगर फार्मूले से हम देखें, यहाँ पर जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज़्यादा है। ठीक है, चेक करो, कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 4। यहाँ कितने हैं? 2 ज़्यादा है, तो आपका ये क्या बन गया? एल्केन, यानी कि C2H6। देखो N की वैल्यू 2, यहाँ रखोगे तो 4 + 2 कितना हो गया? 6, यानी कि एल्केन है ये। ठीक है, इथेन है, 2 कार्बन है तो क्या बनेगा? इथेन। C3H8, ये भी क्या है? डबल से 2 ज़्यादा है। 3 का डबल कितना होता है? 6, 6 में +2 करो 8, यानी कि C3H8, ये भी क्या आपकी? एल्केन। 3 कार्बन की एल्केन कौन सी होती है आपकी? प्रोपेन। उसके बाद देखो C3H6, जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल है। यहाँ देखो जितने कार्बन है हाइड्रोजन उससे डबल है, तो ये कौन सी फैमिली से है? एल्कीन, यानी कि C3H6। 3 कार्बन की एल्कीन होती है आपकी प्रोपीन। क्या होगी? प्रोपीन। नेक्स्ट है C2H2, जितने कार्बन है उसके डबल से 2 कम। यहाँ देखो जितने कार्बन है उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन है, यानी कि C2H2। ये हो गया आपकी एल्काइन, और इसको बोलेंगे इथाइन। एन की वैल्यू 2 रखो, 2 का डबल 4, 4 में से 2 गए 2, तो C2H2 कौन सी फैमिली से है? एल्काइन। क्लियर है? अगला C4H10, 4 का डबल कितना होगा? 8, 8 में 2 प्लस करो 10, तो ये कौन सी फैमिली होगी? ठीक है। नेक्स्ट है C4H8, कार्बन से डबल हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपने इनको क्लासिफाई करना था कि इस चेन के अंदर ये जो आप ग्रुप ऑफ कंपाउंड दिया है इसमें कौन सा एल्केन फैमिली से है, कौन सा एल्कीन फैमिली से, और कौन सा एल्काइन। इसमें दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज टू क्लासीफाई। आपने इनको क्लासीफाई करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? तो हम कह सकते हैं वी हैव यूज्ड द जनरल फार्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज। हमने जनरल फार्मूला यूज किया किसका? हाइड्रोकार्बन्स का, जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों के लिए क्या होता है? डिफरेंट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके। एग्जाम में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपने ऐसे ही आंसर देना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म
इन अ ट्रॉपिक लेवल एक्सप्लेन विद फूड चेन। ठीक है, पहले ये देखो हमारे ट्रॉपिक लेवल ऐसे थे, ये सबसे लोअर लेवल प्रोड्यूसर, दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये क्या था आपका टर्सरी कंज्यूमर। ये आपका किसकी डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी। अब प्रोड्यूसर में मान लिया हमने क्या ले लिया, प्लांट, इसने कहा फूड चेन ले लो। प्राइमरी कंज्यूमर प्लांट्स को कौन खाएगा, डियर, और इसको कौन खाएगा, लायंस। ठीक है, ये हमारी एक फूड चेन है, क्या है कि फूड चेन। अब एग्जामिनर कह रहे हैं कि इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन एट वन ट्रॉपिक लेवल, अगर मान लो हम एक लेवल पर सभी ऑर्गेनिज्म को किल कर दें, फॉर एग्जाम्पल ऑल द टाइगर्स आर या ऑल द लायंस आर किल, ऑल लायंस आर किल, अगर सभी लायंस क्या हो जाए, किल हो जाए, तो क्या होगा, जो डियर है उनकी संख्या क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट प्राइमरी कंज्यूमर लेवल विल बी इंक्रीज। अगर प्राइमरी लेवल पर डियर की संख्या बढ़ गई, प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या बढ़ गई, तो डियर आपके क्या करते हैं, घास फूस खाते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, तो दे कंज्यूम द ऑल द प्लांट्स, क्या करेंगे, ये कंज्यूम करेंगे प्लांट्स को। कंपटीशन विल बी इंक्रीज फॉर द फूड लेवल, फूड के लिए कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, प्लांट की संख्या क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर प्लांट डिक्रीज कर गए तो क्या हो सकता है, नो, अगर प्लांट की संख्या कम होगी तो सॉइल इरोजन होगा, क्या होगा, सॉइल इरोजन। समझ में आ गया, तो ऑल द फूड चेन विल बी डिस्टर्ब, पूरी फूड चेन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर है, एंड फ्लो ऑफ द एनर्जी विल बी स्टॉप, जो हमारा एनर्जी का फ्लो था वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया इस क्वेश्चन का आंसर। इफ ऑल, अगर मान लो हमने सारे डियर को वो कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो फिर आपके लॉयंस या टाइगर क्या खाएंगे। अगर मान लो हमने सारे हर्बीवोर्स को ख़त्म कर दिया, इस लेवल को क्या कर दिया, डिसअपियर कर दिया, तो हमारे प्रोड्यूसर की संख्या बढ़ जाएगी, और बिना फूड के जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर थे दे विल बी डाई, ये सारे मर जाएंगे, बिकॉज ऑल द हर्बीवर्स विल बी वो हो गए आपके, डिसअपियर हो गए। ठीक है, अगर किसी भी लेवल पर ऑर्गेनिज्म की संख्या अफेक्ट करती है या डिसअपियर हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है या डिक्रीज करती है, तो इट विल अफेक्ट होल फूड चेन। क्लियर है, तो ये आपका क्वेश्चन था, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। आप कोई भी फूड चेन का एग्जाम्पल लेकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है, हाँ स्टार्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन सी। तो उन्हें बताया कि सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी बेस्ड 4-4 नंबर के, और आपने उसका आंसर कैसे करना है। जैसे इसने एक क्वेश्चन बनाया है, आपका पीरियड दिया हुआ है और एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, टेबल दी हुई है। पीरियड में एलिमेंट है आपका बोरोन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम एंड कार्बन, और ये इनका एटॉमिक रेडियस है 88, 11166। ये पिकोमीटर में होता है आपका रेडियस ऑफ एटम इन पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो इसने पूछा अरेंज दीज एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। डिक्रीज का मतलब सबसे बड़ा किसका एटॉमिक रेडियस है, उससे जाते हुए आपने छोटे की तरफ मूव करना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इन एलिमेंट को प्लेस करना है। अगर हम इस टेबल को देखें तो सबसे बड़ा साइज हमारा किसका है, लिथियम का। तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, लिथियम। उसके बाद किसका होगा आपका, बेरिलियम। उसके बाद आपका क्या होगा, बोरोन।
उसके बाद हमारा किसका होगा कार्बन, फिर होगा आपका नाइट्रोजन, फिर क्या होगा ऑक्सीजन। ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसने पूछा था अरेंज दीज एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई किसका है? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो अगर आपको याद है, हम अपनी पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक रेडियाई आपका क्या करता है? डिक्रीज करता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। इसलिए लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई है जो एलिमेंट का वो डिक्रीज करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आर दीज एलिमेंट्स नाउ अरेंज इन द पैटर्न ऑफ अ पीरियोडिक टेबल इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इन एलिमेंट को आपने अरेंज करना है कि किस तरीके से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज है। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो सबसे पहले हमारा एलिमेंट हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन, फिर क्या आता है? हीलियम, उसके बाद आपका आता है लिथियम, उसके बाद जब ऐसे जाते हैं पीरियड में, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन, ऐसे आता है। तो देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब ये किस में अरेंज हो गए? अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल। इनका पैटर्न कैसे हो गया? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेकेंड पीरियड में ये सारे एलिमेंट समझ रहे हो? फर्स्ट पीरियड में आपके 2 ही एलिमेंट हैं, सेकेंड में आपके कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट पूछा है इसने विच एलिमेंट हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम। इनमें देखो तो कौन सा आपका सबसे बड़ा एटम होगा और कौन सा सबसे छोटा? जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा होगा तो वो एटम भी क्या होगा? लार्जेस्ट। जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा वो क्या होगा? स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा? लिथियम। तो लार्जेस्ट एटम आपका कौन सा बनेगा? और स्मॉलेस्ट? हाँ, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा आपका? ऑक्सीजन। क्लियर है? नेक्स्ट है हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज एज वी ग्रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस विल बी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसीलिए एटम का साइज थोड़ा सा कम हो जाता है, एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज। ठीक है? इसने पूछा है कि क्यों डिक्रीज होता है या लेफ्ट टू राइट क्या इफेक्ट पड़ेगा एटॉमिक रेडियस पे। तो आपने क्या लिखना है? इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज विल बी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अगर वो टॉप टू बॉटम पूछता है तो टॉप टू बॉटम हमेशा साइज बढ़ता है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज आपका डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज एवरी इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऐड इनटू अ न्यू सेल। वो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, ये आपका था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड, सुन लो पहले क्वेश्चन। इम्प्रूवमेंट इन अवर लाइफ स्टाइल हैज रिजल्ट इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। यानी कि जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बढ़ रहा है तो जो वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या है? इंक्रीज हो रहा है। अमाउंट ऑफ जो वेस्ट है विल बी इंक्रीज। चेंज इन एटीट्यूड आल्सो अ सोल टू प्ले विथ मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजल। चेंज इन पैकिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से होते हैं? द वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल
वेस्ट, जो भी आपका प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ठीक है, ऑल दीज आर ए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मेटल्स आर आल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जिस वेस्ट को हम कंपोस्ट में नहीं चेंज कर सकते वो सारा वेस्ट हमारा क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सिलेक्ट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम योर किचन वेस्ट। जो किचन से वेस्ट निकलता है उसमें से कौन कौन सा वेस्ट हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो सकता है। वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, एंड और क्या आ सकते हैं, टी लीव्स, पेपर बैग्स, जो हम पेपर बैग्स में सब्जियां वगैरह लेके आते हैं, ऑल दीज आर द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। या आप कह सकते हो लेफ्ट ओवर फूड, जो भी हमारा लेफ्ट ओवर फूड है वो भी अच्छा हमारा कौन सा वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट है, गिव एनी टू वे इन विच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। कोई ऐसे दो वेज बताओ जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। हमें पता है एक तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जब इकट्ठा हो जाता है, कूड़े का बिल्कुल ढेर लग जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्या होगा बताओ, उससे एक तो गैस निकलेगी, हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड क्या है आपका, तीज जो वेस्ट है, इट बिकम द हाउस फॉर द मॉस्किटोज विच कैन कॉज मैनी डिसीजेज लाइक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के भी हार्मफुल इफेक्ट हैं हमारे इन्वायरमेंट पे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इट रिलीज द ग्रीन हाउस गैस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। सेकेंड, इट बिकम द हाउस फॉर द मॉस्किटोज विच स्प्रेड डिसीजेज, ठीक है, लाइक चिकनगुनिया, मॉस्किटोज एंड मलेरिया। तो दीज आर द साइड इफेक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए जो हमारे किस टाइप का आपका एग्जाम का पैटर्न होगा और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट हम और भी क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे, तब तक आपने इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।